Hello student, today I am going to start a lecture in which I am going to teach you how to find consistency and inconsistency of a linear equation. So previously I have told you how to find solution of a linear equation using matrix method. So in this lecture I am going to tell you about what is consistent and inconsistent of a linear equation, what it is meant, and how to find consistency and inconsistency of a linear equation using matrix method. So in previous lecture I have already told you about the solution of a linear equation. So what is solution of a linear equation? I have written it here. Okay, what is that? If equation is ax equals to b, so what will be its solution? Its solution will be x is equals to a inverse b. Okay, so it can be, this is, suppose this is a equation ax b, and what will be the solution? Solution will be x is equals to a inverse b. I will write here little bit so you can remember how to find a inverse. What is a inverse? A inverse, for a inverse we have to first find determinant a, and then what will be the a inverse? A inverse will be 1 upon a determinant and adjoint of a. So this is a inverse, and then we will multiply it with b. What we will get? That will be the solution of this. So here after solving we will have two conditions. What are they? They are consistent, and first is consistent and second is inconsistent. Inconsistent, we have two values. One will be, solution will have a unique solution, means only single एक वैल्यू रहेगी x और y की, या फिर बहुत सारी इन्फिनाइट वैल्यूज हो सकती हैं x और y की, दैट इज कॉल्ड इन्फिनाइट सॉल्यूशन. एंड सेकेंड विल बी इनकंसिस्टेंट इक्वेशन, जिसमें कोई भी सॉल्यूशन हम उसका फाइंड नहीं कर सकते हैं. सबसे पहले हम ये देखते हैं, ये लाइन की इक्वेशन है. लाइन की इक्वेशन वैसे क्या होती है? y इज इक्वल्स टू mx प्लस सी, जहाँ की ये m होता है स्लोप और ये होता है इंटरसेप्ट, वही उसको ही इस फॉर्म में ऐसे लिख दिया गया है. अभी हम इसको मैट्रिक्स को अगर लिखे मैट्रिक्स फॉर्म में, तो हम क्या लिख सकते हैं इसको? a1 b1 a2 b2 and this is xy, what values we have to find, and this is intercept value d1 d2. so यहाँ पे अपना ये क्या हो गया? ये हो गया a, ये हो गया x और ये हो गया, सॉरी हाँ, ये हो गया x और ये हो गया b. तो ये अपनी क्या बन गई इक्वेशन? ax, सॉरी कैपिटल x इज डिनोटेड बाय कैपिटल x बिकॉज जो इसके एलिमेंट्स वो स्मॉल लेटर से डिनोट हुए हैं. तो ये ax इज इक्वल्स टू b, तो x इनवर्स इज इक्वल्स टू, सॉरी आई एम राइटिंग गलत, x इज इक्वल्स टू a inverse b. so this will be the equation. next इसको हम एक x एक्सिस के थ्रू एक प्लेन में समझ लेते हैं 2D में. तो अगर हम 2D में फर्स्ट केस लेते हैं, ओके फर्स्ट केस, तो ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस हुई अपनी. अब जो दो लाइन है ना, दो लाइन है, जैसे a1x प्लस b1y इज इक्वल्स टू d1 एंड a2x इज इक्वल प्लस b2y इज इक्वल्स टू d2. तो जो ये x y होते हैं, है ना, ये क्या होते हैं? अगर दो लाइन है कोई भी, तो वो कहीं भी प्लेन में अगर जा रही हैं तो वो एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे वो एक दूसरे को कट करेंगी. ओके, सपोज एक लाइन ये है और एक लाइन हमने यहाँ से ड्रॉ की. ओके, तो ये एक पॉइंट है, तो जो एक पॉइंट पे कट करती है, या फिर हम ऐसे देख सकते हैं कि एक ये लाइन है और एक ये लाइन है. सपोज यहाँ पे ये इधर से गई ऐसे, तो इसका y इंटरसेप्ट हो जाएगा, ये x इंटरसेप्ट हो जाएगा, ये दिस विल बी x इंटरसेप्ट एंड दिस विल बी
y इंटरसेप्ट। तो ये जो पॉइंट कॉमन पॉइंट होगा, ओके, ये होंगे x और y जो हम अपनी मैट्रिक्स मेथड को सॉल्व करने के बाद x इक्वल्स टू a इनवर्स b से x की वैल्यू क्या हमको आती है, जो x और y आते हैं वो ये कोऑर्डिनेट्स होते हैं। मतलब अगर सोल्यूशन आया है तो क्या है, वो एक ही सोल्यूशन है ना। तो वो एक सोल्यूशन मतलब क्या है कि जो अगर दो लाइन है वो कहीं जा रही हैं तो वो स्पेस में कहीं आपस में एक बार कट जरूर करेंगी। तो जो एक बार जो कहाँ जहाँ पे भी वो मिलती हैं वो कोऑर्डिनेट्स होते हैं x और y का। तो इसको हम बोलते हैं कंसिस्टेंट। एंड इसका क्योंकि एक ही सॉल्यूशन है तो इसको हम बोलेंगे एग्जैक्ट एंड यूनिक सॉल्यूशन। ओके, नेक्स्ट अब हम दूसरा केस लेते हैं। दूसरे केस में क्या देखते हैं, दूसरा केस है इनकंसिस्टेंट का। इनकंसिस्टेंट मतलब अगर ये दो इक्वेशंस हैं, है ना, दो इक्वेशंस हैं लेकिन उनका स्लोप सेम है। ओके, स्लोप सेम है, जैसे ये दो लाइन है तो बट इंटरसेप्ट डिफरेंट है। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ सपोज एक इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल्स टू 2 एंड 2x प्लस वाई इज इक्वल टू y इज इक्वल्स टू 1। ओके, तो ये दोनों इनका अगर हम डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे तो ये 0 होंगे और ये लाइन क्या है, इनका स्लोप अगर हम निकालें तो इसका स्लोप और इसका जो स्लोप होगा y इज m इज इक्वल्स टू y अपॉन x। तो इसका y अपॉन x भी 1 आएगा और इसका m1 का और m2 का भी जो y अपॉन x आएगा वो 1 आएगा। मतलब इनका स्लोप सेम है। अगर किसी भी लाइन का स्लोप सेम है लेकिन उनका जो कट कर रहे हैं इंटरसेप्ट C1 एंड C2 डिफरेंट है, तो दिस इज द फर्स्ट केस आई एम टेलिंग यू। सो सेकेंड केस ये वाला, ये हो गया अपना फर्स्ट केस और ये हो गया जो मैंने बता रही हूँ सेकेंड केस। तो इसमें सेकेंड केस में क्या है, स्लोप सेम है लेकिन उनका इंटरसेप्ट डिफरेंट है। तो मतलब वो प्लेन में तो जा रहे हैं, है ना, प्लेन में दो लाइन है लेकिन वो कहीं भी कट नहीं करेंगी क्योंकि वो पैरेलल लाइन है, क्योंकि उनका स्लोप सेम है लेकिन उनके इंटरसेप्ट अलग अलग हैं। इसलिए ये तो हो जाएगा इनकंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट एंड इसमें कोई भी सॉल्यूशन नहीं आएगा। नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन, वाई नो सॉल्यूशन? क्योंकि वो कहीं कट ही नहीं कर रहे हैं, कहीं मीट ही नहीं करेंगे तो उनके हम कोऑर्डिनेट्स कैसे फाइंड कर सकते हैं। इसलिए ये वाला हो जाता है इनकंसिस्टेंट एंड नो सॉल्यूशन। अब मैं बताती हूँ आपको कंसिस्टेंट एंड यूनिक सॉल्यूशन, सॉरी इनफिनाइट सॉल्यूशन। ओके, सो कंसिस्टेंट एंड इनफिनाइट सॉल्यूशन के केस में आपकी इक्वेशन कैसी होगी वो मैं बता देती हूँ और लाइन क्या होगी। सो सपोज यहाँ पे मैं लिखती हूँ एक इक्वेशन है, इसी को हम ले लेते हैं। तो ये इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 1 एंड 2x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 2। अब वैसे तो ये मल्टीपल ऑफ 2 है और ये लाइन भी पैरेलल है, ओके, लेकिन अगर हम इससे 2 कॉमन निकाल लेंगे तो ये दोनों लाइन सेम हो जाएंगी और इनका इंटरसेप्ट भी एक ही हो जाएगा। हम इसको कॉमन 2 निकाल के इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 1, मीन्स इनका इंटरसेप्ट भी सेम है। मतलब ये क्या हुआ, ये दोनों सेम लाइन है। सो अगर x एक्सिस एंड y एक्सिस, अब ये थर्ड केस में क्या होता है, दो लाइन है क्योंकि दो लाइन दिख रही हैं, ओके, दो लाइन दिख रही हैं हमको लेकिन लाइन वो एक ही है। तो वो कैसी लाइन होगी, x प्लस वाई अगर ऐसी है तो दूसरी उसके ऊपर ही x प्लस वाई 2x प्लस 2y जाएगी जो कि उसके ऊपर ही रहेगी ऐसे। थोड़ा सा ब्रॉड कर दे रही हूँ ताकि समझ में आए कि दो लाइन्स हैं, ओके, 2 लाइन्स हैं। तो 2 लाइन्स है लेकिन लाइन एक ही है, मतलब एक के ऊपर एक लाइन है, एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन है। अगर एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन है मतलब वो हर जगह एक दूसरे को कट कर रही हैं,
पूरे स्पेस में वो कट कर रही है एक दूसरे को, तो मतलब इसका क्या हुआ, दैट इट इज कंसिस्टेंट एंड इट विल हैव infinite solution. Okay, so this is the basic concept which you can remember through a line. एंड व्हाट इज हैपनिंग, व्हाई इट इज लाइक दैट, जो मैट्रिक्स मेथड में हम करते हैं कि कंसिस्टेंट क्या होता है, इनकंसिस्टेंट क्यों होता है, तो उनका इन्फिनाइट सोल्यूशन क्यों होता है, वो तो एक थियोरेटिकल है, लेकिन अगर आपने इस तरह समझ लिया तो आपको ये हमेशा याद रहेगा। और ये ही मेन कंसेप्ट है, यही आपको समझना होगा कि ये कैसे वर्क करता है इन अ प्रैक्टिकल वे। वो तो थियोरेटिकल हो गया, वो तो आप याद कर लोगे, रट लोगे, लेकिन इसको अगर आपके दिमाग में रहेगा तो आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होगे कि अगर 2 लाइन है तो उसका यही आना चाहिए। आपको पता होगा कि वो उसका यूनिक सॉल्यूशन आएगा या इसका नो सॉल्यूशन आएगा या इसके इनफिनाइट सॉल्यूशन होंगे, क्योंकि आपको पता है कि ये लाइन सेम है या लाइन पैरेलल है या लाइन 2 लाइन है, तो इनका कहीं एक पॉइंट में कट करेंगे। सो ये बेसिक कंसेप्ट है जो आप लोगों को याद रखना है। सो दिस इज फॉर सेकेंड वन एंड दिस इज फॉर थर्ड वन, दिस इज फॉर फर्स्ट वन। मैं आगे इनके आपको क्वेश्चन भी बताऊंगी जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, अगर ये 3 वेरिएबल की इक्वेशन, 3 अननोन्स हैं, तो 3 अननोन्स में भी अपन ने लास्ट लेक्चर में देखा है कि उसको कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो ये तो प्लेन हो गया, प्लेन तो हमारे उसमें है नहीं, सो इसको प्लेन के थ्रू समझने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हम इसको कैसे फाइंड करते हैं वो मैं आपको आगे बता दूंगी। इसको मैं आपको मैट्रिक्स मेथड में लिखना सिखा देती हूँ, कैसे लिखते हैं, वैसे लास्ट लेक्चर में बता चुकी हूँ फिर भी। सो दिस विल बी A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3 and this is X, Y, Z. These are the coefficient which we have to find the coordinates value, and then D1 D2 D3। इसका मैंने पूरा आपको सॉल्व करके लास्ट लेक्चर में बताया है। ये होगा इसका A, ये होगा X and this is B। तो इक्वेशन क्या हो जाती है, AX equals to B। So what is X? X is equals to A इनवर्स B। सेम वही फाइंड करना है आपको, A इनवर्स फाइंड करना है। A इनवर्स के लिए पहले आपको इसका पूरा डिटर्मिनेंट फाइंड करना पड़ेगा, फिर एडजॉइंट के लिए आपको इसके कोफैक्टर्स को फाइंड करके उसका ट्रांसपोज लेंगे, उसके बाद उसको A इनवर्स में 1 A डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट ऑफ A करेंगे तो A इनवर्स आ जाएगा, फिर उसको B के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो जो भी वैल्यू आएगी X की वो होगी इनकी X Y Z की वैल्यू आएगी। नाउ अब हम देख लेते हैं जो मैट्रिक्स मेथड जो करना है आपको, कैसे फाइंड करना है, जो मेथड है मेनली। सो मेथड कैसे पूरा एक स्टेप बाय स्टेप आप उसको सॉल्व करके अपना आंसर प्रूव कर सकते हैं इन एग्जामिनेशन। सो फर्स्ट होता है जैसे Ax इक्वल्स टू B, ये तो सोल्यूशन हो गया है ना। इसका फर्स्ट केस है, मैं कैसे इनको लिख के बताती हूँ आपको। सो फर्स्ट केस में क्या होगा, अगर हमारे पास ये एक केस 1 है जिसमें यूनिक और एग्जैक्ट सॉल्यूशन आना है, तो इक्वेशन क्या है, X इज इक्वल्स टू A इनवर्स B। ओके, तो नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं, इसमें मैं आपको पूरा लिख के बता देती हूँ स्टेप वाइज। सो फर्स्ट केस है केस 1। केस 1 में क्या है, अगर A डिटर्मिनेंट हमने फाइंड किया दैट इज नॉट इक्वल टू 0, मीन्स इसका X इनवर्स एग्जिस्ट करता है। एग्जिस्ट मतलब ये क्या है, A डिटर्मिनेंट is not equal to 0 and A is a non-singular मैट्रिक्स। ओके, सो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स में क्या होता है, क्योंकि A इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है इसलिए इसका यूनिक या कि जिसको हम बोलते हैं एग्जैक्ट एक इक्वेशन, एक सॉल्यूशन होगा। ओके, तो ये कहलाता है कंसिस्टेंट
consistent system of equation. System of equation. ओके, केस 2 है हमारा, है ना। इसको मैं अभी आपको नेक्स्ट उसमें सॉल्व करके बताऊंगी कि कैसे आता है, वो उसको सॉल्व करेंगे। सो नेक्स्ट केस है, फर्स्ट केस इज दिस। सेकेंड केस है हमारा केस 2, जिसमें कि क्या होता है, इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू 0 मीन्स A is a singular matrix. Singular matrix means A inverses, इसका A inverse exist नहीं करता, क्योंकि A अगर डिटर्मिनेंट 0 है, 1/0 इज इन्फिनिटी, तो उसका इन्वर्स पॉसिबल ही नहीं है, सो डज नॉट एग्जिस्ट। ओके, अब इसमें हमको चेक करना है कि ये कंसिस्टेंट होगा या इनकंसिस्टेंट होगा। तो उसके लिए 2 केस है, एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करके इनटू बी इफ नॉट इक्वल टू 0 आएगा, है ना। मतलब उसकी वैल्यू अगर 0 नहीं आती तो वो केस क्या हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन। और अगर हम एडजॉइंट ए निकालें, इंटू बी करें, इज इक्वल्स टू 0, इसमें 2 केसेस होंगे, एक होगा कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। ओके, ठीक है। अब कंसिस्टेंट में क्या होगा, कंसिस्टेंट और ये इनकंसिस्टेंट 2 होगा। तो कंसिस्टेंट में क्या होता है, मतलब इन्फिनाइट सॉल्यूशन हो जाएगा। मतलब कि अगर कंसिस्टेंट है तो इन्फिनाइट सॉल्यूशन क्या होगा, अगर 2 लाइन सेम है तो वो एक के ऊपर एक जा रही होगी, तो मतलब वो पूरी जगह एक दूसरे को कट कर रहे होंगे पूरे प्लेन में, तो उसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो जाएंगे। ओके, और इनकंसिस्टेंट है मतलब पैरेलल लाइन है और वो कहीं पे भी कट नहीं करेगी, तो उसका हो जाएगा नो सॉल्यूशन। ओके, दिस इज द मेन हाउ यू हैव टू सॉल्व। नेक्स्ट वी विल सी विथ example. So first is this case. First in this case I am going to solve this. So पहला मैं इनको से बना लेती हूँ ताकि ओके। सो फर्स्ट केस है, इसमें मैं देखती हूँ डिटर्मिनेंट पहले फाइंड करते हैं। तो ए डिटर्मिनेंट अगर हम निकालते हैं इसका, ए डिटर्मिनेंट, तो ये क्या आ जाएगा, ए डिटर्मिनेंट विल बी 1 -2 is equals to -1, that is not equal to 0। मतलब इसका A इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, A इनवर्स एग्जिस्ट। ओके, सो अब हम आगे इसको बढ़ सकते हैं और ये बोल सकते हैं A इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, तो ये कंसिस्टेंट इक्वेशन होगी। ओके, यहीं पे हम बोल सकते हैं कि कंसिस्टेंट है, हमको इसको बस सोल्यूशन फाइंड करना है। तो x इज इक्वल्स टू A इनवर्स B। अब जो 2 वेरिएबल की इक्वेशन होती है उसका तो बहुत इजी है। जैसे अगर यहाँ पे हम मैट्रिक्स लिख दें A इसको, तो ये मैट्रिक्स क्या आ जाएगी, 1 1 2 1। ओके, सो इसका जो एडजॉइंट होता है वो क्या होगा, एडजॉइंट A जो होगा वो हो जाएगा, इनको हमको इंटरचेंज करना और इसके साइन चेंज करने हैं। तो 1 1 है तो 1 1 ही रहेंगे, 1 1, और इनका साइन चेंज करना, तो यहाँ पे आ जाएगा -1, यहाँ पे आ जाएगा -2। ओके, और ये क्या है इसके, ये b की वैल्यू है, दिस इज b। सो अब यहाँ पे इन्वर्स के लिए क्या करना है, इन्वर्स के लिए 1/a डिटर्मिनेंट से डिवाइड करना है। तो A इनवर्स इज इक्वल्स टू 1/-1 एंड दिस मैट्रिक्स 1 -1 -2 1, so it will become, this will be -1 1 2 and -1, ये हो जाएगी इक्वेशन। अब इसका हम x इक्वेशन निकाल लेंगे। तो x इक्वेशन क्या आ जाएगी, वो इसको यहाँ पे पुट अप करते हैं, ये हो जाएगी -1 1
2 और ये -1, और b हमारा क्या दिया हुआ है, b दिया हुआ है 2 और 1। इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारा, यहाँ से -1 इंटू 2 इज -2 एंड दिस इज +1 एंड 2 2 जा 4 एंड 1 1 जा -1। तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी x और y की, x इज इक्वल्स टू -1 एंड y इक्वल्स टू 3। सो ये यूनिक सॉल्यूशन हो गया, यूनिक सॉल्यूशन। एंड इसकी वैल्यू हम कैसे चेक कर सकते हैं, अगर इस -1 को यहाँ पे रखोगे, -1 और 3, यहाँ पे हमने -1 + 3 रखा तो ये 2 आ जाएगा। और इस तरह y के लिए चेक कर सकते हैं, यहाँ पे अगर हम -1 रखेंगे तो -2 हो जाएगा +3 तो ये 1 आ जाएगा। मतलब चेक करने के लिए कि हमारा आंसर सही है या नहीं, तो यहाँ से अपन चेक कर सकते हैं। तो ये क्या हो गई, ये हो गई कंसिस्टेंट। यहीं पे हम बोल सकते थे ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है, दिस इज कंसिस्टेंट। ओके, एंड ये इट्स विल गिव यू यूनिक सॉल्यूशन। सेकंड इज द केस, इसमें अगर हम फाइंड करते हैं तो इसमें हम पहले लिख लेते हैं a की वैल्यू, a विल बी इक्वल टू 4 2 2 1 एंड दिस विल बी b। ओके, अब इसमें वैसे अगर कॉमन निकालें हम 2, अगर हम इसमें कॉमन निकाल लेते हैं, अगर वाली इक्वेशन में अगर देखो इसको हम 2 अगर कॉमन निकालते हैं इस लाइन से, मैं इसको यहाँ लिखती हूँ, मतलब इजी चेक करने के लिए मैं बता रही हूँ। यहाँ पे 2 कॉमन निकाले तो ये हो जाएगी 2x + y इज इक्वल्स टू 2 है, 2 2 कैंसिल यहाँ से, तो यहाँ पे 1 बचा। तो ये दोनों इक्वेशन आपस में सेम हुई, मतलब हम यहाँ से ही ऐसे चेक करके बोल सकते हैं कि ये क्या होगी, कंसिस्टेंट विथ इनफिनाइट सॉल्यूशन, क्योंकि इंटरसेप्ट इज सेम और इक्वेशन सेम। अब चलो डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं इसका। तो डिटर्मिनेंट क्या आ जाएगा इसका, हमने डिटर्मिनेंट निकाला तो ये डिटर्मिनेंट हो जाएगा 4 - 4 इज इक्वल्स टू 0, that is a determinant is not equal to 0, sorry a determinant is equals to 0। मतलब ये क्या हुआ, यहाँ से हम ये बोल सकते हैं कि ये इनकंसिस्टेंट है, इस कंसिस्टेंट है ना, यहाँ से हम बोल सकते हैं कंसिस्टेंट है, लेकिन अभी हम ये इनकंसिस्टेंट बोल सकते हैं। लेकिन इसमें भी 2 केसेस है ना अपने, जैसे कि ये बताएंगे कि जो कंसिस्टेंट मीन्स इसके 2 सॉल्यूशन हैं, मतलब कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट अभी हम बता नहीं सकते कि क्या होगा। कंसिस्टेंट ए डिटर्मिनेंट से हम ये नहीं बता सकते कि कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। जब हम एडजॉइंट ए फाइंड करेंगे उसके बाद हम बोल सकते हैं कि इनकंसिस्टेंट है या नॉट इनकंसिस्टेंट है। उसमें भी 2 केसेस होंगे, तो हम इसमें फाइंड कर लेते हैं पहले। बस हमने इसमें से हमको ये पता चल जाएगा कि ये ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। ओके, डज नॉट एग्जिस्ट। अब इसका एडजॉइंट फाइंड करें। एडजॉइंट के लिए हमको एडजॉइंट के लिए क्या करना पड़ेगा, ए इनवर्स तो आएगा नहीं, एडजॉइंट के लिए हमको करना है, क्या करेंगे, एडजॉइंट ए विल बी इक्वल टू, हम इसका ट्रांसफोर, यहाँ पे ये मैट्रिक्स है, इनको इंटरचेंज कर देंगे, 1 और 4 को इंटरचेंज कर दिए और इनके साइन चेंज करें, तो ये हो गया हमारा एडजॉइंट ए। अब एडजॉइंट ए इंटू बी फाइंड करेंगे, एडजॉइंट ए इंटू बी, तो ये हो जाएगा 1 - 2 4 इंटू 2। हम सॉल्व ओरिजिनल इक्वेशन से ही करेंगे जो हमको दिया हुआ है। ओके, तो यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे आ जाएगा अपना, सॉल्व कर लेते हैं, 1 2 एंड -2 और ये 2 2 जा 4 -4 + 4, मतलब कि ये आ गया 0 0। ओके, सो 0 0 जब आ जाता है एडजॉइंट ए तो उसमें क्या होता है ना, अगर एडजॉइंट ए इंटू बी अगर 0 आ गया तो क्या होता है, उसका कंसिस्टेंट एंड इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं। सो ये हो जाएगा कंसिस्टेंट
विथ इन्फिनाइट सॉल्यूशन। ओके, अब नेक्स्ट केस है, सेम है यहाँ पे, मतलब यहाँ पे ये डिटर्मिनेंट तो 0 है। ओके, अब यहाँ पे जो एडजॉइंट है ना, एडजॉइंट ए हमने निकाल लिया है, तो एडजॉइंट ए क्या हो गया यहाँ, इसका एडजॉइंट ए तो यही है सेम। ओके, दोनों के लिए ए सेम है। एडजॉइंट क्या हो गया इसका, ये हो जाएगा 1 -2 यहाँ पे 4। ओके, अब एडजॉइंट ए इंटू बी करेंगे, एडजॉइंट ए इंटू बी, तो यहाँ पे हम लिखते हैं इसको 1 -2 4 एंड बी है 4 and 1, दिस इज 4। ओके, अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 4 and -2 and this will be 4 2 जा 8 -8 plus 4 and this is equals to 2 and -4। मतलब ये जो एडजॉइंट ए है, here adjoint A into B is not equal to 0, तो ये हो जाएगा inconsistent with no solution, inconsistent no solution। okay, this is how we are going to solve this। next 3/3 का हम जस्ट, वो आपके कोर्स में उतना है नहीं, मेनली तो बस कंसिस्टेंट ही फाइंड करने को आता है। मेनली हम बस इसमें ये देख लेते हैं कि ये कौन सी इक्वेशन कंसिस्टेंट है, कौन सी इनकंसिस्टेंट है। ओके, सो इसमें हम अगर जैसे इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करो, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 -2 3 2 1 1 -1 4 -3 and 2, so this is A। अब इसको अगर हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, तो इसका डिटर्मिनेंट अगर फाइंड करेंगे तो ये हमारा डिटर्मिनेंट इसका आता है, दिस डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0। मतलब ये इक्वेशन जो होगी वो होगी ये इक्वेशन जो होगी वो होगी कंसिस्टेंट। इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करके आप लोग देख लेंगे तो ये आएगा कंसिस्टेंट, क्योंकि इसका डिटर्मिनेंट विल नॉट इक्वल टू 0, सो इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। 3/3 है, 3/3 के आते नहीं, सिर्फ कंसिस्टेंसी एंड इनकंसिस्टेंसी चेक करने को मे भी आ सकता, वो भी 2/2 के ही आते हैं। नेक्स्ट है, इन दोनों इक्वेशन को अगर आप लिखते हो तो ये लिखो तो ये हो जाएगा 3 -2 3 2 1 -1 4 2 -2। तो इसमें से हम 2 को कॉमन ले सकते हैं, है ना, इससे 2 कॉमन लेंगे तो ये बन जाएगी, इससे हम 2 कॉमन ले लेंगे इस वाली रो 3 से, तो ये बन जाएगी 3 -2 3 2 1 -1, ये हो जाएगी 2 1 -1। तो बाय द प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट अपन को पता है, अगर कोई दो रो या कॉलम इक्वल होते हैं, रो इज इक्वल टू एनी अदर रो, हियर रो 2 इज इक्वल टू रो 3, तो देन डिटर्मिनेंट विल बी इक्वल टू 0। और अगर डिटर्मिनेंट 0 है तो मेनली वो क्या होती है, इनकंसिस्टेंट होती है इक्वेशन, इनकंसिस्टेंट। थर्ड, इसको भी चेक कर लेते हैं, ये इससे अगर हम लोग 3 कॉमन निकालते हैं, फर्स्ट रो से हम 3 कॉमन निकाल लेते हैं, 3 कॉमन, तो ये हम लिख सकते हैं इसको 3 1 -1 3 2 ओके। इसी तरह यहाँ पे है 2 1 -1 और ये हो जाएगी 4 2 -2। तो इसमें भी क्या है, और अब अगर जैसे ये देखना है कि
कॉमन अगर जैसे इससे आपने निकाला तो इन दोनों का सेम है, तो ये दो लाइन तो पैरेलल है, लेकिन ये तीसरी लाइन कहीं पे कट कर सकती है, तो इनके इनफिनाइट सोल्यूशन नहीं होगा, क्योंकि ये तो तीसरा प्लेन है, ये दो प्लेन है, तो दो प्लेन तो पैरेलल्स हैं, आ जाएंगे, लेकिन ये कहीं पे में भी हो सकता कट करे, तो ये इनकंसिस्टेंट तो रहेगा विथ नो सोल्यूशन, मतलब इनफिनाइट सोल्यूशन नहीं रहेंगे। इसी तरह इसमें भी क्या है, ये दोनों तो सेम हो जाएंगे, ये दोनों सेम हो जाएंगे, लेकिन दो प्लेन तो पैरेलल है, लेकिन तीसरा प्लेन तो पैरेलल नहीं है ना, वो तो कहीं कट कर सकता है, तो उनका कहीं पे तो कुछ इनफिनाइट सॉल्यूशन हो सकता है। ओके, इसी तरह अगर इसमें कॉमन निकाल लिए तो इसका भी डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगी, ये इनकंसिस्टेंट हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट। ओके, so hope I have tried to explain you, hope you have understood, so thank you, and we will meet in next lecture. If you have any doubt, you can mail us at our email ID samatacademy@gmail.com, and thank you very much.